हेलो दोस्तों, अपन अब आगे शुरू करते हैं। अपने चल रहा था चैप्टर नंबर 15 नाभिकीय भौतिकी। कौन सा चैप्टर था? नाभिकीय भौतिकी। इस चैप्टर के अंदर अब अपन आगे देखने चलेंगे नाभिकीय ऊर्जा। अपना क्या टॉपिक है? नाभिकीय ऊर्जा। तो क्या होती है नाभिकीय ऊर्जा? नाभिकीय अभिक्रियाओं में, या अपन ऐसे बोलें कि कोई एक परमाणु है जो कि बहुत भारी तत्व है। क्या मान लेते हैं अपन? बहुत भारी तत्व है। वो क्या हो गया? विभाजित हो गया। क्या हो गया? विभाजित हो गया। या कई छोटे छोटे मिलकर के नए नाभिक का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। यानी भारी नाभिक का क्या हो रहा है? विभाजन। क्या हो रहा है? विभाजन। या फिर नए नाभिक का क्या हो रहा है? नए का क्या हो रहा है? निर्माण। और इस प्रक्रिया के दौरान जो होती है क्या? द्रव्यमान क्षति। उस द्रव्यमान क्षति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है मेरे रसगुल्लों? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी ऊर्जा को कह दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकों के विभाजन या फिर नए नाभिकों के निर्माण के दौरान जो द्रव्यमान क्षति होती है, उस द्रव्यमान क्षति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। जो ये नाभिकीय ऊर्जा है, इसमें होता क्या है? नाभिकीय अभिक्रियाओं में, किसमें? नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये जो द्रव्यमान का अंतर है, किनके द्रव्यमान का अंतर? क्रियाकारकों का। क्रियाकारकों और क्रियाफलों, इनके द्रव्यमानों में होता है अंतर। इनके द्रव्यमानों में अंतर के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया होने के समय क्रियाकारकों और क्रियाफलों के द्रव्यमान में अंतर होता है। क्रियाफल को अपन उत्पाद भी बोल सकते हैं। इनके द्रव्यमानों में अंतर के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा को अपन कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा है वो नाभिकीय ऊर्जा हो क्या गई? फॉर्मूला इसके लिए देखने जाएं तो नाभिकीय ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? क्रियाकारकों का द्रव्यमान। इधर मैं क्या लिख दूंगा? क्रियाकारकों का द्रव्यमान माइनस क्रिया फलों का द्रव्यमान इनटू अपन इसको कर देंगे किससे? c² से। ठीक है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वो अपने पास, इधर क्रियाकारकों को मैं रिएक्टेंट R से लिख दूं, माइनस में प्रोडक्ट P से लिख दूं। इनका अपने को क्या लेना है? द्रव्यमान। और वो किस में लेना है? AMU में लेना है। किस में लेना है द्रव्यमान प्यारे बच्चों? द्रव्यमान लेना है अपने को AMU में। अरे ठीक है टाबरियों, किस में लेना है? AMU में। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट अपन करने जा रहे हैं। और इधर देखिए c², अपने को पता है अपन ने c² की जगह यहाँ पे AMU द्रव्यमान है, द्रव्यमान AMU यूज कर रहे हैं। और AMU को अपन ने U भी बोला था, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला था? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एकीकृत परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक। ठीक है। तो ये AMU, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। और वो c² इस c² से कैंसिल हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट का द्रव्यमान AMU में रखेंगे, प्रोडक्ट का द्रव्यमान AMU में रखेंगे और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास आ जाएगी कौन? नाभिकीय ऊर्जा। तो इस तरीके से अपने पास आ गई नाभिकीय ऊर्जा। क्रियाकारकों का द्रव्यमान AMU में माइनस प्रोडक्ट का द्रव्यमान AMU में, उसको गुणा कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अपने को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसका क्या आ जाएगा अपने पास? एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? नाभिकीय ऊर्जा। तो सिंपल सी बात है कि विभाजन होगा या फिर नए नाभिकों का निर्माण होगा तो द्रव्यमान की क्षति होगी, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी और वही ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों और क्रियाफलों, इनमें क्या होता है? क्रियाफलों या उत्पादों, इनके द्रव्यमान में अंतर होता है। द्रव्यमान के अंतर के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है? क्रियाफलों का द्रव्यमान माइनस क्रियाकारकों का द्रव्यमान माइनस क्रियाफलों का द्रव्यमान इंटू c²।
ठीक है, या इसको अपन लिख सकते हैं रिएक्टेंट का AMU में ले लो और प्रोडक्ट का AMU में ले लो, इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नाभिकीय विखंडन। क्या टॉपिक है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नाभिकीय विखंडन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। तो क्या होता है नाभिकीय विखंडन? सबसे पहले अपन बात करने जाएं अगर इसमें, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, भारी जो नाभिक होते हैं, कैसे नाभिक? अरे भारी भरकम मोटे सुमो पहलवान जैसे जो नाभिक होते हैं वो टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में बट जाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन को अपन कैसे परिभाषित करेंगे भैया? यहाँ पर क्या होते हैं? भारी नाभिक। कि मान लो कि कोई एक भारी नाभिक है, ये भारी नाभिक क्या करेगा? टूट जाएगा लगभग समान द्रव्यमान में, या लगभग समान द्रव्यमान के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये हल्के नाभिक क्या हो सकते हैं? दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। कौन? भारी नाभिक। भारी नाभिक दो या दो से ज़्यादा हल्के नाभिकों में टूट जाता है और ये क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। क्लियर? तो नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक है वो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें तो जो अब नाभिकीय विखंडन होता है, इस नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो होती है, नाभिकीय विखंडन होगा तो क्या होगा? द्रव्यमान की क्षति होगी और इस द्रव्यमान क्षति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी और यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें? नाभिकीय विखंडन में। ठीक है, चलिए आगे। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा की बात हो गई। इसको दिया किसने? नाभिकीय विखंडन की खोज करी थी ओटो हान एवं स्ट्रॉसमैन ने। ठीक है, इसका विस्तृत यहाँ पर जो विस्तृतीकरण है, इसके बारे में स्पष्टीकरण है वो दिया था मेसनर और उसने, फ्रीस और मेसनर ने दिया था। किसने दिया था? स्पष्टीकरण जो इसका है नाभिकीय विखंडन का वो किसने दिया था? फ्रीस एवं मेसनर ने। यहाँ होता क्या है एक्चुअल में? मान लीजिए कि एक कोई भारी नाभिक है, जैसे कि अपने पास यूरेनियम है, यूरेनियम 235, परमाणु क्रमांक सबको पता है 92 होता है यूरेनियम का। अगर नहीं भी पता हो तो याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम 235, इसके ऊपर मैं एक हल्के मैं एक न्यूट्रॉन की इसके ऊपर टक्कर करा रहा हूँ। किसकी टक्कर करा रहा हूँ भैया? न्यूट्रॉन की इसके ऊपर टक्कर करा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये यूरेनियम क्या करेगा? इस न्यूट्रॉन को अपने अंदर अवशोषित करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रॉन को अवशोषित करेगा। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के बाद ये हो जाएगा उत्तेजित। क्या हो जाएगा? एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित होने के बाद क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास यूरेनियम था, यूरेनियम पर टक्कर कराई किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जैसे ही यूरेनियम के पास आया, इसने अवशोषित कर लिया यूरेनियम ने न्यूट्रॉन को, और क्या हो गया? इसकी एनर्जी ज़्यादा, ये हो गया उत्तेजित। क्या हो गया? उत्तेजित। और अब उत्तेजित होकर के क्या कर जाएगा? फट जाएगा। ठीक है, विभाजित हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। दो लगभग समान परमाणु भार वाले। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यूरेनियम, इससे दो कौन कौन बनेंगे? एक तो बनता है क्रिप्टॉन और एक कौन बनता है? बेरियम। क्रिप्टॉन कितना होता है? ये 36 और ये कितना होता है? 56। इसके लिए यहाँ पर आएगा 92, इसके लिए आएगा 141। और इस विखंडन अभिक्रिया में यहाँ पर निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं यहाँ पर? 3 न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं प्लस ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा भी आपको याद रखनी है, कितनी ऊर्जा निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए यूरेनियम था भारी भरकम, उसके ऊपर अटैक किसने किया? न्यूट्रॉन ने अटैक किया। न्यूट्रॉन ने अटैक किया तो यूरेनियम में उसको क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अवशोषित करके ये दो क्या हो गया? हल्के नाभिकों में टूट गया। ठीक है, एक 36 और एक 56।
और यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले। कितने न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले। और एनर्जी निकली कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी खूब सारी एनर्जी निकलती है यहाँ पर। कितनी एनर्जी निकली, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यूरेनियम 235 की विखंडन अभिक्रिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ये जो है लगभग समान द्रव्यमान वालों में नहीं टूट करके 2:3 में टूटता है। किस में टूटता है, 2:3 में। जो द्रव्यमान होते हैं उनका अनुपात क्या रहता है, 2:3। यानी इसका मतलब यहाँ पर यूरेनियम की और भी कई अभिक्रियाएं हो सकती है। जैसे इसी को मैं लूँ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 क्या करेगा, इसके ऊपर अगर मैं न्यूट्रॉन का अटैक करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे भी टूट सकता है। किस तरीके से, यहाँ क्रिप्टॉन की जगह यहाँ पर आ गया इसके पास यूरेनियम के बाद में यहाँ पर आ गया 38 वाला, प्लस यहाँ पे इसके बाद आ गया 54 जीनोन आ गया। इस जगह पे कौन आ गया, जीनोन 140, प्लस 2 यहाँ पर निकल गए कौन, न्यूट्रॉन। 38 पे कौन होता है, क्रिप्टॉन के बाद में कौन आएगा, हेमा, नेहा और करीना। तो इधर से जाओगे तो अपने निकलेंगे यहाँ पे बेटा मांगे कन्या सुंदर, SR आएगा। SR आएगा और SR के लिए यहाँ पर कितना होगा, 94 SR आ जाएगा यहाँ पे। और इसके लिए देखो रटने की ज़रूरत नहीं, राउत सारणी अपने को पता है, क्रिप्टॉन उधर आ रहा है, ठीक है। तो क्रिप्टॉन के इधर वापस आएंगे तो यहाँ से S ब्लॉक शुरू हो जाएगा, 1s और 2s के अंदर कौन आ जाएगा, स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो जीनोन, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने निकलते हैं, 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्लस यहाँ पर क्या निकलती है, ऊर्जा। ऊर्जा यही इंपॉर्टेंट है यूरेनियम 235 की, ये याद रखनी है अपने को, कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम, देखिए अब इसको अपन कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे याद रखने का तरीका, यहाँ पे 92 है तो इस पर 92 चढ़ा दो, और इसको ऐसे याद रखो 36, 56, फिर 141 याद रह जाएगा। क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट रहा है, फिर अगर इसमें टूट रहा है तो 2 कम हो रहे हैं वापस। यहाँ पे 92 बढ़ गए 94, तो इसके कम हो गए। यहाँ पर एक ही कम हो रहा है, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन 2 ही निकल रहे हैं। इसमें न्यूट्रॉन कितने निकल रहे हैं, सिर्फ 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, जबकि इसमें कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3। याद रखने की मुख्य अभिक्रिया है ये वाली, ठीक है। मुख्य रूप से अपने को याद यही रखनी है, यही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। चले आगे। अब यहाँ पर देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में अपने को नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। क्या है, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। तो नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया में देखिए, यहाँ पर श्रृंखला अभिक्रिया देखेंगे अपन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि नॉर्मल में अपन ने अभी देखा कि यूरेनियम को अपन ने न्यूट्रॉन का अटैक कराया, किसके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर अपन ने न्यूट्रॉन का अटैक कराया। तो अपन ने देखा कि एक में तो कितने, 3 न्यूट्रॉन वापस नए न्यूट्रॉन बने, और एक में कितने बने, 2 न्यूट्रॉन नए बने, ठीक है। तो अपन ने नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए अपन ने यूरेनियम की अभिक्रिया कराई, तो एक में तो देखा कि 3 नए न्यूट्रॉन बन रहे हैं, और एक में देखा कि 2 नए न्यूट्रॉन बन रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ऐसे होता है कि या तो 3 बन सकते हैं या कितने बन सकते हैं, 2। एवरेज कितने बनते हैं, 2.5 न्यूट्रॉन मान लेते हैं। एवरेज कितने बनते हैं भैया, 2.5। और अभिक्रिया को अगर आगे बढ़ाना है तो एक तो न्यूट्रॉन बनना ही बनना चाहिए। कैसे, मानो देखो यूरेनियम है, यूरेनियम पे इस न्यूट्रॉन ने अटैक किया, ठीक है, इसने अटैक किया, तो यहाँ पर 3 नए न्यूट्रॉन बन रहे थे, 3 नए बन रहे थे। अब ये 3 नए न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 3 नए यूरेनियम पे क्रिया करेंगे, और ये प्रत्येक यूरेनियम क्या करेगा, फिर से 3 नए नए यूरेनियम बनाएगा, न्यूट्रॉन बनाएगा। फिर ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 9 यूरेनियम को अटैक करेंगे। क्या करेंगे, 9 यूरेनियम पे अटैक करेंगे, और ये 9 यूरेनियम, प्रत्येक यूरेनियम 3-3 बनाएगा, तो कितने बना देंगे, 27। फिर वो 27 न्यूट्रॉन कितने पे अटैक करेंगे, 27 यूरेनियम पे, फिर वो 3-3 बनाएंगे तो 81। इस तरीके से ये क्या होती है, अभिक्रिया बढ़ती जाती है, और ऊर्जा इसमें क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। विखंडन की इस अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। तो श्रृंखला अभिक्रिया यहाँ पर अपने देखने जा रहे हैं कि इस तरीके से अभिक्रिया की एक क्या बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। अभिक्रिया की क्या बन जाती है, श्रृंखला। एक ही न्यूट्रॉन ने अटैक किया था यूरेनियम पे, लेकिन नए 3 बने, 3 ने फिर 3 नए यूरेनियम को लपेटे में ले लिया, फिर उन 3 से 3-3 निकले, और फिर उन्होंने 9 यूरेनियम को अटैक में ले लिया। ऐसे करके फिर क्या हो गई, एक श्रृंखला बन गई। क्या बन गई, एक श्रृंखला बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि श्रृंखला अभिक्रिया चलने के लिए
कम से कम एक सक्षम न्यूट्रॉन होना चाहिए। कितने सक्षम न्यूट्रॉन होने चाहिए? एक होने चाहिए। यानी यहाँ से इससे आगे गया तो कम से कम एक न्यूट्रॉन तो इनमें से सक्षम होना ही चाहिए कि आगे यूरेनियम को अटैक करे, ताकि अभिक्रिया रुके नहीं। तो ये जो न्यूट्रॉन्स है, इनको मंदित, अभिक्रिया को मंदित करने के लिए यहाँ पर दो कारक हो सकते हैं। मंदित यानी इसको धीमा करने के लिए यहाँ पर दो कारक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विखंडनीय पदार्थ, यानी विखंडनीय पदार्थ यहाँ पर कौन है? यूरेनियम है। विखंडनीय पदार्थ, ठीक है। ये जो विखंडनीय पदार्थ है, विखंडनीय पदार्थ से बाहर चला जाए। कौन बाहर चला जाए? न्यूट्रॉन बाहर चला जाए। या फिर न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन है वो अटैक करे किस पे? अविखंडनीय पदार्थ पर। तो देखो दोस्तों, दोनों ही चीज में या तो क्या हो जाए, यहाँ पर यूरेनियम जो है इसके, यहाँ पर यूरेनियम के ऊपर अटैक करेगा न्यूट्रॉन, और क्या हो जाए, वो विखंडनीय पदार्थ से बाहर चला जाए। यानी कि इस न्यूट्रॉन ने यूरेनियम पे अटैक किया, 3 नए न्यूट्रॉन बने। इन 3 नए न्यूट्रॉनों में से मान लो कि ये न्यूट्रॉन तो चला गया भैया अपना झोला उठा के कि मेरे को तो इस खेल में नहीं खेलना, ये खेला मेरे को पसंद है नहीं आया, झोला उठा के चल दिया रे कौन? न्यूट्रॉन। ये कहा कि भैया ये गया तो मैं भी मेरा झोला उठा के चला जाऊँ। फिर इसने कहा 2 गए तो मैं यहाँ क्या कर रहा, मैं भी मेरा झोला उठा के चला जाता हूँ। चले गए भैया ये तो झोला उठा के, अभिक्रिया का क्या हुआ? हो गई बंद। यानी कि इसको मंदित यानी कम करने को, मान लो 2 चले गए, 1 रह गया, तो अभिक्रिया तो धीमी पड़ गई ना। तो अभिक्रिया को मंदित करने के लिए सबसे पहली बात क्या है? विखंडनीय पदार्थ है वो बाहर चला जाता है। क्या? विखंडनीय पदार्थ से बाहर चला जाता है कौन? न्यूट्रॉन बाहर चला जाता है। विखंडनीय पदार्थ से कौन बाहर चला जाता है? न्यूट्रॉन बाहर चला जाता है। या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि न्यूट्रॉन ने जिस पे अटैक किया, जिसके ऊपर न्यूट्रॉन ने अटैक किया, वो कैसा पदार्थ है? अविखंडनीय पदार्थ है। यानी कि न्यूट्रॉन तो आया, न्यूट्रॉन ने आके अटैक भी किया, लेकिन जो पदार्थ ही ऐसा था कि कैसा था रे? अविखंडनीय था। तुम्हारे जैसे था रे चिकना घड़ा, कुछ असर नहीं हुआ उसके ऊपर। न्यूट्रॉन ने उसको फोड़ने की घनी कोशिश की रहे, उसने सोचा कि उसका विखंडन कर दूं, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बिल्कुल चिकने घड़े के जैसा। उसके कितना ही पानी डालो रे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इसने अटैक तो किया लेकिन ये फूट ही नहीं रहा। यानी अभिक्रिया क्या हो गई? अपनी धीमी हो गई। अभिक्रिया क्या हो गई भैया? धीमी हो गई। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को मंदित करने के 2 कारण है कि न्यूट्रॉन है वो विखंडनीय पदार्थ से बाहर चला जाए, और दूसरी चीज़ है कि न्यूट्रॉन ने अटैक तो किया लेकिन जो विखंडनीय पदार्थ है जिस पे अटैक किया वो पदार्थ कैसा है? अविखंडनीय, यानी वो टूटेगा ही नहीं, इसके अटैक से वो टूटेगा ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कम से कम श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाना तो एक सक्षम न्यूट्रॉन चाहिए अपने को। ठीक है। और ये जो सक्षम न्यूट्रॉन अपन देखते हैं, किससे देखते हैं? अपन देखते हैं पुनर्उत्पादन गुणांक से। किससे देखेंगे अपन? पुनर्उत्पादन गुणांक से। तो पुनर्उत्पादन गुणांक क्या होता है? देखिए, पुनर्उत्पादन यानी पुनः उत्पादन, पुनरुत्पादन गुणांक, पुनरुत्पादन गुणांक इसको दर्शाते हैं किससे? के से। ये जो पुनरुत्पादन गुणांक है वो होता क्या चीज़ है? पुनरुत्पादन गुणांक है वो होता क्या है? ये होता है किसी एक पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या, एक पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन एक पूर्व पीढ़ी में, या बोल दूं पूर्व पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी पुनरुत्पादन गुणांक की परिभाषा पूछे तो कैसे बोल देंगे कि किसी भी एक पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे एक पूर्व पीढ़ी, उससे जस्ट पहले वाली पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉन कितने थे और अभी इस पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉन कितने हैं। तो अपन कैसे बोल देंगे? एक पीढ़ी में, किसी भी एक पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे एक पूर्व पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या के अनुपात को ही क्या कह देते हैं? पुनरुत्पादन गुणांक। तो यहाँ पे टाबरियो पुनरुत्पादन गुणांक के 3 मान हो सकते हैं। क्या क्या ये 3 मान हो सकते हैं? या तो हो सकता है कि के का मान ज़्यादा हो 1 से, या के का मान कम हो सकता है 1 से, या के बराबर हो सकता है 1 के। ये 3 मान हो सकते हैं बिल्कुल। देखिए
के का मान 1 से ज़्यादा, के का मान 1 से ज़्यादा कब आ सकता है? जब एक पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, यानी पीछे वाली पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? कम हो। यानी पहले पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉन कम है, जैसे यहाँ 1 है, अगली पीढ़ी में 2 आ गए या 3 आ गए, फिर वो 2 या 3 यूरेनियम को अटैक करेंगे, फिर अगली में 5 आ गए, यानी न्यूट्रॉन बढ़ रहे, सक्षम न्यूट्रॉन बढ़ रहे, मतलब अभिक्रिया बढ़ रही है, अभिक्रिया तेजी से हो रही है। यानी इस कंडीशन में क्या होगा? विखंडन जो है, विखंडन है वो क्या होगा? बढ़ेगा। विखंडन तेजी से होगा, विखंडन क्या होगा? तेजी से होगा। और ऊर्जा भी यहाँ पर क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी। ऊर्जा भी है वो तेजी से बढ़ेगी। विखंडन तेजी से होगा तो ऊर्जा भी तेजी से बढ़ेगी और ये अभिक्रिया हो जाएगी अनियंत्रित, जैसे कि परमाणु बम में होता है। परमाणु बम में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन अटैक किया यूरेनियम के ऊपर, 3 न्यूट्रॉन बने, फिर 3 यूरेनियम, फिर वो अलग अलग तीन निकाले सबने। इस तरीके से वो ऐसे क्या होती है? अभिक्रिया, अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है और एकदम से विस्फोट होता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें जब के का मान 1 से क्या होता है? ज़्यादा। अब क्या होगा अगर के का मान 1 से कम हो? यानी उल्टा लेके चल लेते हैं। मान लो पहले 3 न्यूट्रॉन थे, 3 न्यूट्रॉनों ने अटैक किया कितने यूरेनियम पे? 3 यूरेनियम पे। यहाँ से जो आगे बनने वाले हैं, हर यूरेनियम में कितने कितने बने भैया? सब में अब आगे बने, सब में 2-2 ही बने। फिर इन्होंने 6 को किया, लेकिन फिर आगे सबके पास 1-1 बने। फिर 6 में से किसी के अवशोषित हो गए तो वो घटते गए, घटते गए, घटते गए। फिर चल करके अभिक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसमें अभिक्रिया क्या हो जाती है? फाइनली रुक जाती है। अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो जाता है भैया? अभिक्रिया रुक जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि के का मान 1 से ज़्यादा, विखंडन क्या हो रहा है? इसमें ज़्यादा हो रहा है। विखंडन ज़्यादा होगा, तेजी तेजी से विखंडन होगा तो न्यूट्रॉन तो बन रहे हैं भैया। न्यूट्रॉन तो दनादन बन रहे, दनादन बन रहे, दनादन बन रहे। कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो बने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर कमी किसकी हो जाएगी? यहाँ जो विखंडनीय पदार्थ है, कौन रे? विखंडनीय पदार्थ है यूरेनियम, कितना होगा? जितना होगा सारा का सारा लपेटे में लेंगे और न्यूट्रॉन उसको, तो विखंडनीय पदार्थ है वो क्रांतिक हो जाता है। यहाँ पर विखंडनीय पदार्थ है वो क्या हो जाता है? क्रांतिक हो जाता है। विखंडनीय पदार्थ क्या हो जाता है? क्रांतिक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें विखंडनीय पदार्थ हो जाता है क्रांतिक। फिर तीसरी बात आती है के बराबर 1। के बराबर 1 वाला बिल्कुल सिंपल सा काम है इसका कि एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम पे अटैक किया, वापस यहाँ से एक ही सक्षम न्यूट्रॉन है, ठीक है, 3 नहीं बन रहे, कितने बन रहे? एक सक्षम न्यूट्रॉन, फिर उसने एक यूरेनियम पे अटैक किया, फिर वहाँ से एक न्यूट्रॉन निकला, फिर उसने एक पे अटैक किया, फिर एक निकला, एक पे अटैक किया, एक निकला, एक पे अटैक, बिल्कुल आराम से श्रृंखला बना के चलते। तो इसे कौन सी अभिक्रिया होती है? यहाँ पर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। के बराबर 1 में कौन सी होती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। बिल्कुल नियंत्रण में चलते हैं ये। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी, क्या न्यूट्रॉन कभी कम पड़ेंगे? न्यूट्रॉन कभी कम नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर भी विखंडनीय पदार्थ ही क्रांतिक होगा। अरे भैया टूटेगा तो यूरेनियम ही ना, तो ये विखंडनीय पदार्थ जो है वो ही यहाँ क्रांतिक बनेगा। विखंडनीय पदार्थ ही यहाँ पर क्या बनेगा? क्रांतिक। और यूरेनियम के लिए जो क्रांतिक द्रव्यमान का मान है वो होता है 10 किलोग्राम। यूरेनियम के लिए क्रांतिक द्रव्यमान का मान होता है कितना? 10 किलोग्राम। आपको याद रखना है। क्रांतिक द्रव्यमान वह द्रव्यमान है, जैसे कि मान लो कि अपने पास न्यूट्रॉन तो खूब सारे पड़े, लेकिन अब विखंडित होने को यूरेनियम बचा ही नहीं है। अब और यूरेनियम आएगा, मतलब उसकी एक लिमिटेज, वो क्रिटिकल स्टेज आ चुकी है किसकी? यूरेनियम की, कि न्यूट्रॉन तो खूब पड़े हैं लेकिन यूरेनियम की कमी आ रही है, तो वो क्रांतिक द्रव्यमान। तो यहाँ क्रांतिक कौन होगा? यहाँ क्रांतिक हो जाएगा वो यूरेनियम, और उसके लिए क्या होता है? 10 किलोग्राम क्रांतिक द्रव्यमान होता है उसका। ठीक है भैया। अब यहाँ बात करेंगे अपन श्रृंखला अभिक्रिया की, कि श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। इससे पहले अपन एक खास बात बता देता हूँ मैं आपको कि विखंडन के अंदर एक तो होता है न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है, एक होता है न्यूट्रॉन की जो पदार्थ है जहाँ उत्पन्न हुआ वहाँ से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक तो न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की दर और एक पदार्थ से न्यूट्रॉन के बाहर निकलने की दर। एक तो क्या बताऊंगा? न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की दर, न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की दर। एक बताऊंगा न्यूट्रॉन की पदार्थ से बाहर निकलने की दर। ठीक है भैया। यानी विखंडन में क्या होता है? होता तो यही है ना कि न्यूट्रॉन कितने उत्पन्न हो रहे हैं? 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, अटैक करेंगे, या क्या होंगे? न्यूट्रॉन कितने, अब वापस उस पदार्थ से कितने न्यूट्रॉन बाहर निकल के चले गए, 2 चीज़ होती है।
यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन के जो उत्पन्न होने की दर है वो तो समानुपाती होती है किसके, पदार्थ के आयतन पर, पदार्थ के आयतन पर। और ये जो है न्यूट्रॉन की पदार्थ से बाहर निकलने की दर, यानी कि उसका क्षरण हो रहा है, उससे बाहर निकल रहा है, तो इसे क्षरण की दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षरण की दर। ये समानुपाती होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल के। किसके समानुपाती होती है रसगुल्लों, पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, तो वो तो होती है, उत्पन्न होने की दर तो होती है पदार्थ के आयतन के समानुपाती, और पदार्थ से बाहर निकलने की यानी क्षरण की जो दर है वो होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती। आयतन का फॉर्मूला, अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि पदार्थ गोलाकार है, पदार्थ कैसा है, गोलाकार है, तो गोलीय पदार्थ के लिए आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब में से आर क्यूब यानी ये तो हो जाएगा आर क्यूब के समानुपाती, और क्षेत्रफल में हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर के समानुपाती। यानी सीधी सीधी मोटी मोटी बात अगर अपन करें तो उत्पन्न होने की दर तो क्या हो गई, त्रिज्या के घन के समानुपाती, और क्षरण की दर हो गई त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती। ठीक है, यानी त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षरण की दर भी बढ़ेगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो क्षरण की दर भी ज़्यादा होगी, आयतन ज़्यादा होगा तो उत्पन्न होने की दर भी ज़्यादा होगी। क्लियर है, चलिए आगे। अब यहाँ बात करेंगे श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है भैया। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, श्रृंखला अभिक्रिया भैया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो दोनों की अपने को परिभाषाएं याद रखनी है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो देखिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो अपने को कहाँ देखने को मिलती है, नाभिकीय भट्टी के अंदर। अरे नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित होती है श्रृंखला अभिक्रिया बिल्कुल। अनियंत्रित कहाँ देखने को मिलती है, परमाणु बम में विस्फोट होता है अचानक से और क्या होता है, सत्यानाश नष्ट कर देता है। तो यहाँ से देखिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए जो के का मान होता है वो एकांक होता है, यानी के का मान 1 होता है। तो अभिक्रिया कैसी होती है, नियंत्रित। यानी अपन कहेंगे कि किसी एक पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे पूर्व पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो कैसी अभिक्रिया होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यानी यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा एक नियत दर से उत्पन्न होगी या नियत रूप से ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊर्जा नियत उत्पन्न होगी, नियत दर से उत्पन्न होगी, क्योंकि अटैक करने वाले जो है कौन, न्यूट्रॉन, वो भी क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। तो यहाँ जो विखंडन होगा वो नियत रूप से चलेगा, तो ऊर्जा कैसी होगी, नियत रूप से ऊर्जा उत्पन्न होगी इसके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज अपन क्या बोल पाएंगे, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए पहली बात तो बता दूं, के का मान होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, यानी पुनरुत्पादन गुणांक का मान 1 से ज़्यादा होता है। यानी कि जो सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या है किसी एक पीढ़ी में, उससे पूर्व पीढ़ी में जो सक्षम न्यूट्रॉन थे उनकी तुलना में सक्षम न्यूट्रॉन इसमें ज़्यादा होंगे। सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती है तो अभिक्रिया कैसी हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। और यहाँ पर जो ऊर्जा है वो अनियमित होती है, ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। ऊर्जा क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसके लिए पुनरुत्पादन गुणांक के का मान 1 से ज़्यादा हो, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या उससे पूर्व पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या की तुलना में क्या हो, ज़्यादा हो, तो कैसी अभिक्रिया हो सकती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो सकती है। यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, विखंडनीय पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा विखंडन होता है, वो बढ़ता जाता है, और विखंडनीय ऊर्जा है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित में के का मान 1, पुनरुत्पादन गुणांक का मान एकांक होता है। ऐसी अभिक्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, ऊर्जा नियत रहती है। यहाँ पे क्या होता है, एक पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉन और उससे पूर्व पीढ़ी में सक्षम न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो गई नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और ये हो गई अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब अपने को सिंपल सी 2-3 चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। क्या पढ़ना है, नाभिकीय भट्टी पढ़नी है, उसके अलावा अपने को क्या पढ़ना है, संलयन पढ़ना है नाभिकीय, और उसके बाद नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कम थोड़ा सा बचा है, आगे अपन इसको जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है,
ओके।